बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सदारती रेफरेंस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज रिमार्क्स दिए कि रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना ही आइन में रुकने पार्लियामेंट का वोट तस्लीम करने की गुंजाइश है। जबकि वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का भी एक अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक में जीत हमारी होगी और इत्तेहादी भी हमारे साथ ही होंगे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो आज बात की गई है कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इसी मामले पर आपने कुछ अहम बातें इसी निशस्त में की थी, वो नाजरीन को दिखाते हैं। वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जी प्ले कीजिएगा। पहली बात तो ये कि जो इत्तेहादी हैं, मेरे तज़्ज़िये के मुताबिक एमक्यूएम भी, मुस्लिम लीग काफ भी और ये बाप पार्टी भी, ये तीनों हुकूमत के साथ रहेंगे। जो अल्टीमेटली मेरा तज़्ज़िया है कि वो हुकूमत के साथ ही रहेंगे। तीनों इत्तेहादी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पे वो ऑपोजिशन के साथ नहीं जा रहे। जो मामला है वो ये है कि इसका अल्टीमेट फैसला पार्लियामेंट में होगा या सड़कों पे होगा, और मेरे तज़्ज़िये के मुताबिक ये फैसला पार्लियामेंट से ज्यादा सड़कों पे होने जा रहा है। सर, आपने कहा कि ये फैसले पार्लियामेंट से ज्यादा सड़कों पे होने जा रहे हैं, क्या अभी यही सोच रखते हैं आप? मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूँ। और ये देखें, इस तरह से कुछ सिलसिला है कि अगले चंद दिनों में जो कुछ होने जा रहा है उसकी जो पाकिस्तान में अगर उसकी संगीनी या उस पर कुछ तज़्ज़िया किया जाए तो या पुरसकून हालात हैं, या कोई हंगामा राई होने जा रही है, या कोई आइनी बहरान है, या क्या, मैं इसमें और तो कोई मिसाल इस वक्त ऐसी नहीं कि मैं दे के वाज़ेह कर सकूं अपने ख्यालात को। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इंसान जब आया दुनिया में, कदीम तहजीबें जब से इंसान दुनिया में मौजूद है, तो यकीनन चाहे वो ग्रीक्स हों या वो हिंदुस्तान में हों या बाबुल की तहजीबें हों या मिस्र हो या चाइना हो या जहाँ पर भी, तो यकीनन जो सबसे पहले अगर कोई इल्म सीखा होगा इंसान ने तो वो रियाजी होगी, मैथमेटिक्स। क्योंकि गिनना होगा चीज़ों को, ये 2 चीज़ें हैं, ये 3 हैं, ये 4 हैं, ये 5 हैं, ये 10 पत्थर रखे हुए हैं, ये 15 कदम पे चल के ये फासला तय होगा। तो रियाजी या मैथमेटिक्स जो है वो यकीनन दुनिया के चंद शुरू के अलूम में से एक है। और फिर जो सुमेरियंस हैं, जो हमें तारीख़ में भी पता चलता है, तो वो उनका तरीका था जो अब भी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं कि जी वो उंगलियों पे गिनते थे चीज़ों को। या ये है कि दाने, अब भी अक्सर होता है कि दाने जो हैं वो गिने जाते हैं और काउंट किया जाता है। तस्बीह का जो तरीका है आप देखें, और पूरी जो कायनात है या पूरा जो निज़ाम है वही रियाजी पे चल रहा है। 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 1 हफ्ते में कितने दिन होंगे, साल में कितने महीने होंगे, मतलब ये मैथमेटिक्स के ऊपर पूरी कायनात का निज़ाम मौजूद है, कायम है। इंसान की ज़िंदगी, कितने सांस हैं, 1 मिनट में कितनी दफ़ा दिल ने धड़कना है, अगर दिल ज़्यादा धड़केगा तो क्या होगा, अगर दिल की धड़कन कम हो जाएगी तो क्या होगा, कितने लीटर खून भेजना है। तो मतलब नंबर्स के ऊपर पूरी कायनात आपको लगता है कि वजूद। अल्लाह एक है। अब ये मैथमेटिक्स, मतलब मैं एक अपना एक ख्याल ला के फिर ज़रा इसको कोशिश करता हूँ कि वाज़ेह करूँ कि मैथमेटिक्स जो है ये रियाजी, तो उसके बगैर ये कायनात या ये दुनिया जो है ये चलती हमें नज़र नहीं आती। इसका वजूद ही ऐसा है कि इसमें आप मैथमेटिक्स को निकाल दें तो ना इंसान है, ना कायनात है, ना सितारे हैं, ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा लगता है कि जी बाद में फिर इंसानों ने मैथमेटिक्स के साथ ही एक और इल्म ने जन्म लिया होगा
मैथमेटिक्स से या रियाजी से, क्योंकि ज़ाहिर चीज़ें गिन रहे हैं लोग, कोई हिसाब किताब उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन फिर उसके बाद जोग्राफी आता है, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है कि मकान बनाने होंगे, घर बनाने होंगे, और उन्होंने मुख्तलिफ ज़ाविये, एंगल्स, सर्कल्स, तो वहाँ से फिर ज्योमेट्री, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री आती होगी। और ज्योग्राफी तो अलग है, मैं ज्योमेट्री की बात नहीं की। तो ज्योमेट्री फिर उसमें से निकलती है जहाँ से आप एंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स बनाते हैं, रेक्टेंगल्स बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं। तो ये सारा फिर, क्योंकि ये नंबर्स के साथ फिर ऐड हो रहा है, अच्छा जी 5 जो हैं वो स्क्वायर्स की शक्ल होगी, तो ईंटें ईंटें जो हैं रेक्टेंगल्स में होंगी, स्क्वायर में होंगी, घर किस तरह बनेगा, एंगल होंगे, छत होगी, ऐसे। तो वो फिर उसके बाद गालिबन फिर उसमें से ज्योमेट्री आती है मैथमेटिक्स में से। और मतलब ज़ाहिर है कि जियो का मतलब है ज़मीन, और मटेरियल मैट्री से, कि उसको कैसे तामीर किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे सीखा जा रहा है। और फिर माशरा जितना पेचीदा होता गया, उतना ही मैथमेटिक्स भी साथ साथ रियाजी भी पेचीदा होती चली गई। मतलब आज तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो कैलकुलस है, तो ये बहुत कुछ बेशुमार मैथमेटिक्स के अंदर लोग मतलब है कि उसको पढ़ते जाते हैं, और उसकी लॉजिक है और एनालिसिस है, और फिर उसके बाद लीनियर की थ्योरीज हैं, और फिर बहुत मैथमेटिक्स बहुत आगे निकल गया। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो उस वक्त इंसान ने शुरू किया होगा, एक तसव्वुर है कि ऐसे ही शुरू होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं था कि भाई कितने मतलब है कि कितने कदम चलना है तो नंबर चाहिए आपको, किस डायरेक्शन में जाना है, सीधा जाओगे तो ये ज्योमेट्री आ गई, आगे थोड़ा सा ऐसे तिरछा मुड़ना है तो ये एंगल आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये, लेकिन आगे जाके फिर जो है वो एक नई उसमें से शाख हमें निकलती नज़र आती है रियाजी में से या मैथमेटिक्स में से, और वो है अलजबरा, जो कि हमें अच्छा, अब अलजबरा क्या है? अलजबरा को आप अगर कहें कि ये अलजबरा की क्या है, अलजबरा क्या भला है, मैं तो कोई रियाजी दान या मैथमेटिक्स का कोई माहिर नहीं हूँ। लेकिन अलजबरा जो है बुनियादी तौर पे, एक तो ये कि इस्लाम को उससे बहुत ताल्लुक़, क्योंकि ख्वारिज़म जो अल-ख्वारिज़मी, जो कि ख्वारिज़म का इलाका, जो कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आज के, लेकिन उस वक्त अब्बासी दौर में ये ग्रेटर ईरान का हिस्सा था। तो अल-ख्वारिज़मी, लेकिन उससे पहले इंडिया में, उससे पहले हमें चाइना में, ये यहाँ पर इन तहजीबों में हमें मिलते हैं ऐसे लोग जो अलजबरा पे काम करें। उनकी पुरानी अगर हम देखें ना उस दौर की, हम मुख्तलिफ चट्टानों पे या उनकी जो तख्तियाँ हैं या मुख्तलिफ पत्थरों पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो उस पर हमें अलजबरा कोई ऐसे हमें अलामात मिलती हैं कि ये एहसास होता है कि वो अलजबरा। अच्छा, अलजबरा क्या है? अलजबरा ये देखें, एक तो इस तरह से है ना कि 2+2, अच्छा मैथमेटिक्स में फिर वो ज़ाहिर है कि वो फिर बेसिक्स आ गई होंगी किसी वक्त में, जमा, तफरीक, तकसीम, ज़रब, ठीक है, ये बुनियाद इंसान की चली होगी। लेकिन अलजबरा में, अच्छा वो तो सिंपल आया ना अरिथमेटिक्स या नंबर्स के साथ के 2+2 = 4, ठीक है ना, 2 में 2 को आप जमा करें तो 4 हो जाएगा। लेकिन अलजबरा में जो है वो एक एक्स फैक्टर आ गया, एक्स वाई, यानी अलजबरा में नंबर्स की जगह जो है वो अल्फाबेट्स आ गए या सिंबल्स आ गए मुख्तलिफ, ठीक है। और सिंबल्स आ गए, और उसमें ये इस तरह से आ गया कि जी अब मिसाल के तौर पे मैं 2+2 = 4 है, लेकिन अगर मैं x+2 = 4 कहूँ और मैं फिर पूछूं कि बताएं x क्या है, ये अलजबरा है। अलजबरा का सवाल इस तरह से, एक्स बताएं, एक्स की क्या वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू अगर x+2 = 4 है तो इसका मतलब x2 है, ठीक है। x+2 = 5 है तो इसका मतलब x3 है, ठीक है। तो x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। x
में से x माइनस 100 इज इक्वल टू 50, तो आप कहेंगे कि अच्छा यार x माइनस 100, तो मतलब x की जो वैल्यू है वो जो, तो x उसमें 150 होगा, ऐसे ही ना। तो आपने 100 को माइनस किया तो x यकीनन 150 होगा, तभी तो 50 बच रहे हैं आगे जाके। तो x कुछ भी हो सकता है। x जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें अलजबरा का सवाल ही होता है कि बताएं x क्या है। अमूमन बेसिक सवाल x क्या है, y क्या है, कि क्या वैल्यू है। इक्वेशन लिखी होती है सामने और आपने x को ढूंढना होता है कि जी x क्या है। x में 3 जमा करके 6 से करेंगे तो सामने ही आ जाएगा, तो x क्या है। ठीक है, ये अलजबरा की बेसिक्स है, जितनी थोड़ी बहुत अभी हम डिस्कस करते हैं सूरत हाल। तो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें 3-4 मामलात हैं जो अगर आप रियाजी के हिसाब से देखें, अगर आप कहेंगे जी पार्लियामेंट के अंदर इतने अरकान इधर हैं और इतने अरकान इधर हैं, तो आप उसमें हिसाब किताब लगाएं। ठीक है, बेसिक बेसिक हिसाब, 2 ये उंगलियों पे गिनने वाला, 3 इमरान खान साहब के साथ हैं, 5 इधर हैं, 10 नून के पास हैं, 15 उधर हैं, तो आप बना के रख दें। फिर आप उसमें कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर, आगे पीछे करते रहें। दूसरा ये है कि आप इसको, अपनी साइंस को, अपने जहन को अदालत पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा अदालत ये फैसला कर सकती है, ये फैसला कर सकती है, ये आइन की इस तरह से इंटरप्रिटेशन, 3-4 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं ना। ठीक है, अगर आपने एक रेफरेंस भेजा है या अदालत कोई रेफरेंस सुन रही है सजा, तो उसमें एक वकील की ये राय है, दूसरी की ये राय है, तीसरी की ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर जो है वो ये है कि जो हजारों या लाखों की तादाद में लोग अगले 24-48 घंटे में इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे, वो एक्स फैक्टर है। अब जिसकी वैल्यू, जिसका हमें आगे का नहीं पता कि उसके नतीजे में क्या होगा। इमरान खान साहब ने कहा है कि कल सुबह कौमी असेंबली का जो इजलास है उसको फौरी तौर पे मुलतवी करवा दिया जाए। ठीक है, और उसके बाद कोई अगली तारीख वोटिंग की ना दी जाए, यानी कोई 28 तारीख, कोई 31 तारीख, कोई वो हुकूमत कोई ऐलान नहीं देना। इमरान खान साहब जो है इसको मतलब वो लड़ेंगे, जो पहले दिन से मेरी बात, मैं अपनी बात पे कायम हूं कि वो लड़ेंगे। सर ये मुमकिन है? ये होने जा रहा है ना, अभी वही बात कर रहे हैं ना, मतलब हम तो एक्स फैक्टर में तो हम उसी थ्योरी पे जा रहे हैं ना कि वो अब मामला सबके हाथ से बाहर हैं। इमरान खान लड़ मुमकिन की बात नहीं हो रही जी। मैं ये कह रहा हूं कि लड़ रहे हैं वो। ठीक है ना, मुमकिन को छोड़ दें आप। इमरान खान साहब ने तमाम मुल्क से अपने लोगों को, तो अली जैदी साहब बड़ा एक जो पीटीआई के कारकुनों के साथ वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, और परवेज खटक साहब केपी से आ रहे हैं, पंजाब से पीटीआई के लोग आ रहे हैं, वो तमाम इस्लामाबाद में होंगे और 27 तारीख को। और इसी तरह से जमीयत उलमा इस्लाम का जो काफिला है वो कोयटा से चल पड़ा है, कराची से भी गालिबन चल पड़ा है, कोयटा से आज किसी वक्त या आगे पीछे, और फिर तमाम उनके जो काफिले हैं वो जमा होंगे डीआई खान में, और वहाँ से फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी क़यादत करेंगे। पंजाब से जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबा, और ये जो सारे लोग हैं ये इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे इमरान खान साहब के 27 के जलसे से पहले। अच्छा, अब यहां से जो मैं बात में, ये एक्स फैक्टर है, यहां पे आ गया एक्स फैक्टर। अब इसको एक्स फैक्टर भी कह सकते हैं आप, इसको आप ग्रे रैनो भी कह सकते हैं। ये ब्लैक स्वान नहीं है। ग्रे रैनो ये होता है कि आप एक किसी मंजर को आता हुआ देखते हैं लेकिन आप उसको रोक नहीं पाते, दैट इज अ ग्रे रैनो। लेकिन ब्लैक स्वान नहीं है। ठीक है, ये ग्रे राइनो है कि आपके सामने एक चीज हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन सब उसको ऐसी जगह पहुंच चुके हैं कि तमाम फरीकैन उसको रोक नहीं पाएंगे। अब वो ग्रे राइनो आ रहा है सामने से। ठीक है, अच्छा तारीखें रख लें सामने। 25 तारीख कल इमरान खान साहब एक जलसे से खिताब करेंगे। ठीक है, और 7 सुबह इजलास होगा। इजलास जो है वो इमरान खान साहब ने स्पीकर से कहा है कि आप
फौरी जितनी जल्दी हो मुमकिन इजलास को आप मुलतवी कर दें, और इजलास को मुलतवी करने के बाद अगली डेट वोटिंग की अनाउंस ना करें। अभी तक उनकी ये ठीक स्ट्रेटजी है। ठीक। और कल उनका जलसा उसके बाद होगा, और उसमें वो मजीद जाहिर है कि उन्होंने जो पैगाम भी आज जारी किया है कि नेकी के साथ और वो सारी उनकी बात की, उसका जवाब दिया है जो अपोजिशन। और अपोजिशन कल, ये अपोजिशन का उनका इम्तिहान ये हुकूमत का कि वो जल्दी इजलास मुलतवी करवा दें अपोजिशन, और कल जुमा है, तो यानी उससे पहले वो रेफरेंस एक जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रिटायर हो रहे हैं उनका एक रेफरेंस है, उसके बाद नमाज जुमा, और जुमे की नमाज के बाद वो सुना जाएगा केस, यानी जो जिसकी आज समाअत हुई सदारती। लेकिन ये तो अपना प्रोसेस ले रहे हैं ना, अदालती रेफरेंस अपना प्रोसेस लेगा, अदालत अपना टाइम लेगी, डेट्स से वो सारा, उससे पहले ये इवेंट्स होने जा रहे हैं, तो वाकयात तय करेंगे कि आगे सियासत किस रुख पे जा रही है मुल्क की। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, एक पॉइंट होता है ना, एक आपने स्टेटमेंट दे दी कि इस्तीफा नहीं दूंगा, ठीक है, किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। अच्छा, अब इस्तीफा नहीं दूंगा और साथ ही वो पब्लिक में कल से निकल रहे हैं, साथ ही वो पहुंच जाएंगे 26 की शाम को, तो 27 को जब सुबह यहां पर इमरान खान साहब का, यानी वही बात मैं कह रहा हूं, इमरान खान साहब के जलसे से पहले वो यहां पहुंच चुके होंगे, ठीक है, जो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 26 को एंटर हो जाएंगे इस्लामाबाद, और यहां पे हम जो है वो यहां पहुंचने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या होगा। कोशिश होगी कि अमनो अमान कायम रहे, लेकिन तलखी इतनी ज्यादा है, अल्लाह करे कि अमनो अमान कायम रहे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है इस वक्त, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार है कि इतने सारे कारकुनों को, लोगों को, और अदालत ने भी कहा कि हमें अफसोस हुआ टाइगर फोर्स देख के हमें कि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हमें ये भी अफसोस हुआ कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान जो ग्रुप जो है उनके लोग भी डंडे तैयार कर रहे हैं, और ये सारा, लेकिन अदालत उन्होंने कहा बाकी इंतजामी अमूर हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखना है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और एक जो मजमा है, यानी एक जो पड़ाव है, वो एक हाईवे के ऊपर है, दूसरा दूसरी हाईवे पे है, और एक जीटी रोड से आ रहा है, तो इस्लामाबाद एक तरह से। अच्छा, ये इसका पूरा फिर ये आप ट्रिकल डाउन आप देखें तो ये कराची, लाहौर, ये बाकी शहरों तक, और ये जो रास्ते में सब चल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, अल्लाह ना करे लेकिन ये रास्ते में, मतलब ये आपस में ना रास्ते में ना टकराना शुरू हो जाएं सब लोग, और इस्लामाबाद आए और ये पुरअमन हालात यहाँ पे रहें। लेकिन इंतज़ामिया परेशान है यहाँ पर जो है वो, इसलिए कि इस्लामाबाद का लॉ एंड ऑर्डर दोनों को दूर रखना, और अगर यहाँ पहुँच, ये ऐलान जो हुआ किया गया है कि इस्लामाबाद पहुँच के फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है, वो जो फैसला करेंगे इस्लामाबाद पहुंच के, उस वक्त तक इमरान खान साहब का ये जो आगे की वोटिंग की डेट इमरान खान साहब गालिबन स्पीकर नहीं देने जा रहे अभी। ठीक है। और उसकी वजह वही बयान की है कि इत्तेहादी जो हैं, शेख रशीद साहब ने भी कैबिनेट में बात ये की है कि इत्तेहादी उनके पास नहीं गए, अभी तक अपोजिशन के साथ मुआहदा तो हुआ है, बातचीत चल रही है आगे पीछे दाएं बाएं ये वो सारा, लेकिन उनकी तरफ से ये हो रहा है कि जी इलेक्शंस सॉरी वोटिंग जब होगी तो उस दिन फैसला होगा, अभी हमें मुशावरत हो रही है, अभी हो रहा है, तो इवेंट्स ओवरकम कर जाएंगे, और उसके नतीजे में इवेंट्स हालात फैसला करेंगे कि सियासत आगे कहां पे जा रही है। ठीक है, इमरान, मैंने कहा ना, इमरान खान साहब पब्लिक में आ गए और वो भी पब्लिक में आ गए, तो अंदर तो ईवान बंद हो गया ना, अगर स्पीकर ने कहा कि इजलास ही नहीं हो रहा, तो एक दिन कल हुआ जो कुछ, और उसके बाद ईवान बंद हो गया, ठीक है, वोटिंग नहीं हो रही, और वोटिंग होगी, देखते हैं कब करनी है कब नहीं करनी। अब ये इमरान खान साहब ने अपने स्पीकर से कहा है, ठीक है, तो एक तो फोरम बंद हो गया जो कि पार्लियामेंट का था, अब वो दोबारा रिक्वेजिशन देंगे, क्या करेंगे, कल हंगामा रहे होगी, लेकिन सड़कों पर ये उनका भी प्लान तैयार है कि हमने भी आवाम को लेकर सड़कों पे आ जाए, इमरान खान साहब भी सड़कों पे, आवाम भी सड़कों पे। ये है एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर ये कि एक्स फैक्टर कुछ भी हो सकता है, एक्स अलजबरा में एक्स जो है वो 1 भी हो सकता है, एक्स जो है वो 0 भी हो सकता है, एक्स जो है वो पता नहीं
50 करोड़ भी हो सकता है। मतलब एक्स एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके बारे में आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी वो एक पहेली होती है कि बताएं एक्स क्या है। ठीक है, तो एक्स फैक्टर यहां पर क्या है इसके बारे में अभी ये इक्वेशन अभी सामने आई है, अभी सामने आ गई है। अब ये क्या होगा एक्स, अभी इसके बारे में हमें नहीं पता। ये एक्स फैक्टर है। ये एक्स फैक्टर एन उस वक्त सामने आया है पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब लड़ेंगे, इमरान खान साहब लड़ेंगे। इमरान खान साहब कहेंगे कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई है मेरी हुकूमत गिराने के लिए, और चूंकि मैंने जो है वो बाहर से कुव्वतें इन्वॉल्व हुई हैं, ये हुआ है। अपोजिशन ये कहेगी कि ये जो है ये अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, ये जो है हम इनका इस्तीफ़ा लेके जाएंगे, ये छुप रहे हैं इस बयानिए के पीछे। मतलब ये तकारीर होंगी और ये शुरू हो गई होना। ये एन उस वक्त की सारा कुछ हो रहा, जब यहां पे ये हो रहा होगा तो इन इवेंट्स को मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की सूरत हाल को, ठीक है, अब ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है ये खुद ब खुद डेवलप हो रही है ग्रे रैनो की सूरत में। यानी ग्रे रैनो ये होता है कि आपको वाकयात का पता, जिसको कहते हैं भूरा गेंडा करके मैं कहता रहा हूं हमेशा, ब्लैक स्वान। और जो ग्रे रैनो इवेंट्स होते हैं, ग्रे रैनो इवेंट्स वो होते हैं जिनको आपको पता होता है कि कोई चीज आ रही है सामने से, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। एक बर्फ का तोदा ऊपर से आ रहा है, आप चाहते हैं कि मैं बच जाऊं, लेकिन आप फंसे हुए हैं कि वो उसकी जद में आते हैं। और ब्लैक स्वान ये होता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता, तसव्वुर भी नहीं होता। ठीक है ना, वो उसको कहते हैं नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, और ये हो जाता है। अभी आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि कोविड की जो दुनिया में कोविड आया, ये क्या ब्लैक स्वान था, यानी अचानक आ गया, और या ये ग्रे रैनो था, यानी कोई ऐसी म्यूटेशंस हो रही थी, कोई बायो लैब्स खुली हुई थी कि हमें खतरा था लेकिन हम उसको रोक नहीं पाए। तो ये उसको आप फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी इस वक्त आज जो पिछली 3 या 4 नशिस्तों से मैं बात कह रहा था, सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना के वजीर खारजा वांग ली, जो पाकिस्तान में ओआईसी के इजलास में मौजूद थे, उस ओआईसी के इजलास में 3-4 अहम उनकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई, जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई, उनकी इजिप्ट के फॉरेन, वो फिर उनके अलग स्टेटमेंट्स इशू हुई कि वहां पर मीटिंग्स हुई हैं। मतलब एक तो ओआईसी में हुई, और ओआईसी में जो 2 बातें इंपॉर्टेंट हुई वो हुई, एक तो ये कि ओआईसी के इस इजलास में 57 ममालिक ने यूक्रेन में अमन की बात की, लेकिन रशिया को कंडेम नहीं किया। ठीक है, 57 इस्लामी ममालिक ने अपनी करारदाद में इंसानी हकूक, जंगबंदी, ये सब कुछ कर, रशिया को कंडेम नहीं किया जैसे ईयू ने किया, जैसे कुछ ब्लॉक्स ने हुआ, ईयू ने हुआ। वो यहां पर, ये भी फोरम है ना, इस फोरम ने किसी मुल्क ने भी नहीं कहा कि जी हम जो है वो रशिया की मजम्मत करते हैं। 57 के 57 मुल्कों ने फैसला जो है वो ऐसा दिया कि जो अमन और अमान की हम बात करते हैं। सर बिल्कुल। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये हुई कि इस ओआईसी के इजलास में कश्मीर के ऊपर चाइना ने वो पोजीशन इख्तियार की जो पाकिस्तान की पोजीशन है। ठीक है, चाइना ने वो पोजीशन इख्तियार की जो पाकिस्तान की पोजीशन है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात हुई, 4 बातें। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि बगैर एलानिया यहां से चाइना के वजीर खारजा काबुल पहुंच गए और अमीर खान मुत्तकी से मुज़ाकरात हुए, और ये काबुल में अफगानिस्तान में नए सेटअप के आने के बाद, तालिबान हुकूमत में आने के बाद, किसी दूसरे मुल्क, पाकिस्तान से तो गए हैं लोग, पाकिस्तान इमरान खान साहब भी गए, लेकिन किसी और मुल्क के सफारती सतह पे सबसे बड़ी शख्सियत अगर कोई पहुंची है अफगानिस्तान, तो वो चाइना के वजीर खारजा। और एलानिया नहीं बल्कि गैर एलानिया तौर पे फिर उनके वहां पे मुज़ाकरात हुए
जिसमें चाइना का भी डेलीगेशन था और वहां पर अफगानिस्तान का भी डेलीगेशन था, जिसको वहां के फॉरेन मिनिस्टर हेड कर रहे थे। और ये उसकी तस्वीरें हमें, ये काबुल की तस्वीरें हैं, और इसमें अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं चाइना के वजीर खारजा को। उसके बाद वो अफगानिस्तान से रवाना हुए और कुछ देर पहले चाइना के वजीर खारजा नई दिल्ली में लैंड हो गए। अच्छा, ये वो दौरा है जिसके बारे में पिछली 3 या 4 नशिस्तों में मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं, क्योंकि उन एक छोटी विंडो है दरमियान में जी। उन्होंने जाना है नेपाल, लेकिन एक विंडो है, एक दिन की विंडो, जिसके दौरान चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ सकते हैं। और इंडिया उस वक्त गए हैं वो जबकि इंडिया ने उनके जहाज लैंड होने से चंद घंटों पहले उनके कश्मीर के बयान की मजम्मत की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कश्मीर के बयान की मजम्मत की है इंडिया ने कि कश्मीर पे आपने जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं, और साथ ही उनको वेलकम का है। तो बड़ी एक दुनिया एक करवट ले रही है, खिता आलमी सतह पे दुनिया, ठीक है। और ये सारा उस वक्त हो रहा है जब वो इंडिया पहुंचे और साथ ही प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो ब्रसल्स लैंड कर गए। और ब्रसल्स लैंड कर गए, और ये उनका ब्रसल्स में उनकी 3 अहम, एक तो उनकी बेशुमार लीडर्स के साथ मुलाकातें हैं वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन की, और प्रेसिडेंट बाइडेन की बहुत से लोगों से मुलाकातें हैं, और जो G7 का इजलास है, और फिर नेटो की मीटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद वो वहां से पोलैंड जाएंगे, और EU का इजलास हो रहा है और सारा कुछ हो रहा है, पोलैंड जाएंगे। और ये एन उस वक्त हो रहा है, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर वो बताएंगे फर्दर कि यहां पर आने वाले दिनों के अंदर 1 महीना कंप्लीट हो गया है। रशिया और यूक्रेन की जंग को 1 महीना मुकम्मल हो गया है, और ये जंग खिंच गई है। जो मैंने कल भी कहा था, जब जंगें खिंच जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो वो पेचीदा तर हो जाती हैं। ये जंग पेचीदा हो गई, साइबर अटैक्स होंगे, इसमें इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू हो गया है। रशिया ने कहा हम जो गैस देंगे वो रूबल्स में होगी, जो देंगे। उसमें जर्मनी ने कहा है कि जर्मनी सबसे ज्यादा गैस लेते हैं, उन्होंने कहा हम डॉलर्स में नहीं, यूरोज में भी नहीं, रूबल्स में पैसे देंगे। तो उन्होंने कहा हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, वो जा नहीं सकते। अमेरिका कह रहा है कि हम कोई पैरेलल इंतजाम करते हैं। इटालियंस जो हैं उन्होंने भी कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। तो एक मामला अब वो डी डॉलराइजेशन वाला जो चल रहा है, उस पर वक्त हुआ तो बात करेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो वहां पहुंचे, ये यहां पहुंच गए। और ये जो दौरा है उनका इंडिया का, ये दौरा अब ये तय हो गया कि जयशंकर बीजिंग जाएंगे, ठीक है। और यहां पर फौरी तौर पे कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन नहीं है चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन जो एतमाद खत्म हुआ था वो एतमाद बहाल हुआ। जाहिर है पहले इससे कुछ खामोशी के साथ कोई बातचीत, वो एतमाद आगे बहाल। इंडिया और चाइना के दरमियान जो एक्सट्रीम एक्सकलेशन हो रही थी उसमें कमी आएगी। और ये मैसेज जो है, ये मैसेज जो अमेरिका को गया इस वक्त, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो एक, मैंने आपसे कहा ना कि मुकम्मल, जैसे वहां पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में डिवीजन है सोच की, पाकिस्तान में भी एक ब्लॉक में जाने की, कंप्लीट एक ब्लॉक में जाने का फैसला नहीं है। पाकिस्तान में भी डिवीजन है जी। कारोबार के लोग हों, या आपकी एस्टेब्लिशमेंट हो, या आपके जो कि मतलब हमने दरमियान में एक टाइट रोप पे, जिस तरह कई मुल्क चल रहे हैं, पाकिस्तान भी एक तरह के, हमारा यूरोप के साथ भी ताल्लुक रहे, हमारे अमेरिका के साथ भी रहे, लेकिन हमारा टिल्ट ज्यादा चाइना की तरफ है। भाई इंडिया ने कोई लड़ाई तो नहीं लड़ ली ना अमेरिका से, लेकिन उन्होंने रशिया के ऊपर तो आपकी एक पोजीशनिंग है जिसमें आप चाइना की तरफ, मतलब आप चाइना की तरफ हैं, लेकिन मतलब कोई ऐसी बात जो चाइना के मफादात के खिलाफ होगी वो पाकिस्तान नहीं करेगा, ठीक है। और किसी ऐसे फड्डे में जहां चाइना या कोई हमारे मशरिक वस्ता के दोस्त हैं, उनका अगर आपस में कोई मामला है तो हम नहीं जाएंगे। हमारी कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें बतौर रियासत हमने अपने जो है वो पॉलिसीज को रखा हुआ है। अच्छा, ये जो मामला है सारा, यानी चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट का इंडिया आना,
ये उस वक्त हो रहा है जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑलब्राइट का इंतकाल हुआ, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑलब्राइट जो हैं, ये सेक्रेटरी ऑलब्राइट एक यानी आप समझें कि पहली सेक्रेटरी खारजा, खातून सेक्रेटरी खारजा अमेरिका की, बिल क्लिंटन के दौर में। और ये उस रोल को लेने से पहले ये यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की मंदूब थी। और इस वक्त इनको 2-3 वजूहात की बुनियाद पर याद किया जा रहा है। और उसमें अहम वजह यह है, एक अहम वजह, कि इनका ताल्लुक, इनकी फैमिली का ताल्लुक भी उन इलाकों से था जो कि मशरकी यूरोप, देन ईस्टर्न यूरोप। और ये इनके फादर जो हैं, ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो ख़त्म हो गई पहली जंग अज़ीम में, वहाँ से थे। और ये इनके मतलब इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो नाजीज़, जर्मन नाजीज़ के हाथों जो है वो मारे गए। फिर इनके फादर इनकी छोटी बेटी को लेके लंदन, इंग्लैंड आ गए, यहाँ पे परवरिश हुई, बड़ी हुई। और फिर इनके दौर में ही वो सारा हुआ, बोस्निया वाला मामला, यूगोस्लाविया के ऊपर नेटो की इंटरवेंशन हुई, फिर इराक पे बॉम्बिंग हुई 98 के अंदर, फिर और बहुत सारे जो मामलात थे वो हुए। लेकिन तारीख में ये इस तरह याद रखी जाएंगी कि हमेशा कहती रही कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कि नेटो को रखो। रशिया के, मतलब रशिया के बारे में ये बहुत हॉकिश थी, बड़ा सख्त व्यू था इनका रशिया के बारे में। और उसकी वजह मैंने बता दी कि ये चूंकि ईस्टर्न यूरोप से वहाँ से निकली थी। अच्छा, वो बहुत अरसे के बाद उनको पता चला कि मैं कैथोलिक नहीं हूँ, मैं जीव हूँ। ये भी बहुत अरसे के बाद, बल्कि कहा जाता है शायद सेक्रेटरी बनने के बाद इनको पता चला, सेक्रेटरी स्टेट बनने के बाद। बड़ी काबिल खातून। साथ ही दूसरी वजह इनको याद रखने की ये है, जो कि मैं न्यूज़वीक को ही कोट कर देता हूँ, कि इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा, और न्यूज़वीक ने इसको कोट किया, तो हम भी न्यूज़वीक को ही कोट करते हैं। जो हमारी लास्ट स्लाइड है, इन्होंने इनसे पूछा गया कि ये इराक पे जो बॉम्बिंग कर रही हैं, ठीक है, 1990 तो 84 साल की उम्र में ये आज का है। तो उसमें इन्होंने कहा कि जी वो जब इंटरव्यू हो रहा था तो इनका एग्जैक्ट जुमला ये था, जो बिल्कुल लास्ट की लाइन है, अगर थोड़ा सा ऊपर करें तो हम इसको हमारे नाजरीन देख सकें। इनसे पूछा गया कि जी वहाँ बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। तो इन्होंने कहा वी हैव हर्ड दैट 500,000 इराकी चिल्ड्रन हैव डाइड। हमें पता है कि 5 लाख बच्चे मर गए हैं। तो इन्होंने कहा कि जी हिरोशिमा पर तो इससे ज्यादा जो है वो बच्चों की डेथ हो गई थी। तो सैंक्शन जो है वो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। दैट इज मोर चिल्ड्रन देन डाइड इन हिरोशिमा, एंड यू नो इज द प्राइस वर्थ इट, ठीक है ना। द वेरी हार्ड चॉइस, बट द प्राइस वी थिंक द प्राइस इज वर्थ इट। ये नहीं हो गया तो हमें जो मिला वो ठीक है, मतलब ओके है। अगर 5 लाख बच्चे मर गए तो खैर है, देखिए ना, हमने फायदा भी तो, हमें कुछ अमेरिका के मकसद जो हासिल किया वो भी तो है ना। हिरोशिमा पर भी तो हमने बॉम्बिंग की थी ना, इतने सारे लोग मर गए थे, लेकिन देखे ना कितना फायदा, उसमें जंग जीती थी हमने। तो यहाँ पर 5 लाख बच्चे मर गए इराक में, तो उसका हमें फायदा भी तो देखें ना 5 लाख बच्चे। तो वो जो इंटरव्यू उस सारी जिंदगी इनका पीछा करता रहा। और आज जब ये दुनिया से गई हैं तो वो इंटरव्यू इनका पीछा कर रहा है कि 5 लाख बच्चे मर गए हैं, तो लेकिन हमें फायदा भी तो देखना है ना। बहरहाल, अच्छा अब इशू ये कि अच्छा, लेकिन चूंकि रशिया के बारे में इन्होंने कहा कि नेटो को खत्म नहीं होना चाहिए, नेटो की जरूरत पड़ेगी नेटो। तो वो नेटो, अब जब ये प्रेसिडेंट बाइडेन वहां जाके नेटो को दोबारा जिंदा कर रहे हैं, और इराक की वॉर, सॉरी जो यूक्रेन की वॉर है, इसमें क्या होगा आगे, वो भी एक एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर है ना भाई, देखो ना, उन्होंने इकोनॉमिक वॉरफेयर छेड़ा, इन्होंने आगे से जवाब में आज कह दिया कि अच्छा भाई पेमेंट्स जो हैं वो रूबल्स में होंगी। और चाइना जो है इस दौरान आराम सुकून के साथ, पूरे अफ्रीका के एक मुल्क ने रशिया को कंडेम नहीं किया। पूरे मिडिल अरब मुल्कों में ओआईसी ने 57 मुल्कों ने रशिया को कंडेम नहीं किया। साउथ ईस्ट एशिया एक मुल्क ने कंडेम नहीं किया रशिया को, और साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, किसी ने रशिया को कंडेम नहीं किया। तो अब अमेरिका के लिए, और चाइना लैंड कर गया जनाब इंडिया में उनके फॉरेन मिनिस्टर। तो ये आने वाला जो अरसा है, एक तो पूरी दुनिया इस पर करवट ले रही है, और ये जो अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, इसका एक्स फैक्टर, ये आगे जाके कहां खत्म होता है, ज्यादा अरसा रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे मजीद। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि दबाव में नहीं आऊँगा और मुकाबला करूँगा, दूसरी तरफ वो ये बात भी करते हैं कि इत्तेहादी उनके साथ हैं। क्या वाकई में वज़ीर आज़म साहब दबाव में है या वो पुरएतमाद है? पुरएतमाद है। अभी भी आज भी जो उनकी गुफ्तगू हुई है अपनी सियासी कमेटी के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, और वो लड़ रहे हैं, लड़ने आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं किसी सूरत भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लड़ूंगा सारे मुल्क से लोग। आज उनका वीडियो मैसेज सुबह उन्होंने रिलीज़ किया। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं और हमारे पास हमारे साथ अवाम है, वो कह रहे हैं अवाम हमारे साथ है। ये वेरिएबल हो गया ना। देखिए कांस्टेंट तो कांस्टेंट ये वो मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। मैं कोई मैथमेटिक्स का कोई यहाँ पे कोई माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में कांस्टेंट्स होते हैं ना। कांस्टेंट ये होता है 2 3 4 5, 5 में आपने 2 जमा कर लिया 7 हो गए, 7 में आप 7 में से आपने 3 को माइनस वो कर दिया, इतने वेरिएबल हो गए। होगा। ये कांस्टेंट्स हैं। जो ये है ना एक्स वाई ए बी सी, ये जब अलजबरा में यूज होते हैं खासतौर पे, ये वेरिएबल्स हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सियासत में भी, या जो वॉर गेमिंग्स हैं, या जो बाकी, उसमें वेरिएबल्स को, मतलब वेरिएबल्स को अमूमन हम काउंट नहीं करते। मतलब हम ऐसे करते हैं कि जी ये सफ़र करना है ना, तो यहाँ से ऐसे निकलेंगे, तो यहाँ से हम जहाज़ में बैठेंगे, जहाज़ यहाँ लैंड होगा, फिर इतनी देर यहाँ लगेगी, ये होगा। तो ये हम यूजुअली इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग करता है कॉन्स्टेंट्स को रख के। हम मोटरवे पे जाएंगे, रास्ते में से पेट्रोल भरवाएंगे, रोकेंगे गाड़ी, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, आगे निकल जाएंगे, दूसरे शहर में जाना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वेरिएबल्स को हम यूजुअली नहीं रखते। वेरिएबल्स ये होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया, हादसा पेश आ गया, डिले हो गई, कुछ मसला हो गया, कोई बीमार हो गया रास्ते में, तो हार्ट अटैक हो गया, कोई टायर पंक्चर हो गए, कोई ऐसे टायर पंक्चर तक वेरिएबल लोग रख लेते हैं कि यार हवा शवा चेक करा लो, गाड़ी की लंबी गाड़ी ने जाना है, हवा चेक करा लो, या ये कि यार हो सकता है फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो जाए तो चेक कर लो। इससे ज़्यादा लोग वेरिएबल्स पे। लेकिन वेरिएबल्स जो हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स ये हैं कि अब इसमें जब पार्लियामेंट है तो कांस्टेंट है, इतने नंबर उसके पास है, ये सिंपली वो एरिथमेटिक्स, बेसिक एरिथमेटिक चल रहा है, ठीक है ना, सदियों पुराना 2 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 8 जमा 20 जमा ये। और अदालत जो है, अदालत के फैसलों पर भी आप ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं। 2 3 4 5 ऑप्शन थे, फैसला होगा। एक आदमी कत्ल कर दिया तो बाइज्जत बरी हो जाएगा, उम्र कैद हो जाएगी, 7 साल कैद होगी, फांसी हो जाएगी, 4 5 ही ऑप्शन होंगे ना। मतलब तो लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है, जो एक्स फैक्टर है, एक्स फैक्टर वो है जिसमें अननोन मतलब वेरिएबल है, ठीक है ना। तो जितने वेरिएबल्स ऐड हो गए ना, ये सबसे खौफनाक वेरिएबल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या ऐलान करेंगे और उनके कारकुनान क्या उससे मुतमईन हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी आ चुकी है ना। मरियम नवाज साहिबा पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून एक धरना लेकर आ रही है, ये अवाम को लेकर आ रही है इस्लामाबाद इस्तीफा लेने, पहली दफा। मुस्लिम लीग नून आज तक नहीं आई। पीपल्स पार्टी आई थी अभी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, तो वो उन्होंने कहा इस्तीफा यहां पर खत्म हो गया। ये मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये पीडीएम का है, और फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी। और पीडीएम की क़यादत जो है वो गालिब इम्कान है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहेगी आप भी। अच्छा, एमएनएस कौन से हैं जो जिनको कल होना चाहिए कौमी असेंबली में? ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल साहब, मुराद सईद साहब, आपके जो हैं वो अली जैदी साहब, एमएनएस उधर से इधर से, और आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ, ये एमएनएस हैं। और उस तरफ से जो हैं वो हुकूमत के जो फवाद चौधरी साहब, कौमी सेनेटर्स नहीं, कौमी असेंबली का इजलास है, तो उधर जो है ये बैठे होंगे, इधर ये बैठे होंगे, और साथ ही इजलास वो कहेंगे पोस्टपोन, और ये कहेंगे इन्होंने कहा है कि आपने आइन तोड़ा है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, और ऐलान हो चुका है कि हम यहां पर आके इस्तीफा लेके जाएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि यहां पे आके, अच्छा फिर इस बात की इंतजामिया कि वो डी चौक को निकलेंगे, यहां आके इस्लामाबाद में उनके कुछ कारकुन ये कह रहे हैं कि हम तो मतलब मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ग्रे रैनो की शक्ल में पैदा हो चुकी है। फैसले अब वोटिंग ही नहीं हो रही, तो वही बात के इत्तेहादी अब इधर हैं उधर हैं, कब जाएंगे कहां जाएंगे। वो जो थे ना कॉन्स्टेंट्स पीछे रह गए, वेरिएबल आगे आ गए, फैसला सड़कों पे होगा,
और उसके नतीजे में क्या होता है, ये एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर है जो ठीक कि है। वेरिएबल है, लेकिन जो कि डॉक्टर साहब जो भी फैसला जिसकी होगा क्या वैल्यू वजीर आजम साहब उसके लिए तैयार है? एक्स फैक्टर है ना, वजीर आजम साहब एक्स फैक्टर में बहुत से प्लेयर्स हैं, क्लियर है। तो एक्स फैक्टर है। वजीर आजम साहब के पास एक ऑप्शन तो था ना कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर Dissolve देते, कर अब वो दें। डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब उनके पास एक ऑप्शन है और वो रिजाइन करके अर्ली इलेक्शंस कॉल करने का। लेकिन क्या वजीर आजम इमरान खान साहब, जिन्होंने कल ही कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हाँ, तो वो फिर 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे? सही, ये कैसे पॉसिबल है? 27 बिल्कुल तारीख ठीक। को, और ट्रम्प कार्ड उनके पास क्या है, उस पर भी बेशुमार बातें चल रही हैं कि उनके बहुत पास शुक्रिया ट्रम्प कार्ड डॉक्टर क्या है जो वो निकालेंगे। ये भी बात हो रही है कि शायद चौधरी साहब से उनकी मुलाकात हुई नहीं हुई। वो चौधरी साहब का एक मैसेज आ गया था, लेकिन उस पर भी वो कुछ चल रहा है, कंफ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। कुछ क्लैरिटी नहीं है। अराकीन उनके कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के अराकीन को ला सकते हैं, वो कोई ऐलान कर सकते हैं बड़ा सही, कोई, मतलब उधर भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं, वेरिएबल्स, एक्स वेरिएबल्स। फैक्टर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।